हेलो दोस्तों। रेलवे और एसएससी एग्जाम में फिजिक्स का लाइट एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है। चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो या रे के डायग्राम हो, सवाल सब वही रहते हैं, बस लैंग्वेज बार बार एग्जाम में चेंज होती रहती है। तो अगर आप रेलवे, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एसएससी। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लाइट, जो कि हम एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के आधार पर कवर करेंगे। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि लाइट आखिरकार है क्या। व्हाट इज लाइट? सो आप देखिए, लाइट क्या है। इस लाइट वाले टॉपिक में पहले हमें ये देखना है कि हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो एक तो इसमें हम मिरर को भी कवर करेंगे और साथ में लेंस। मिरर में प्लेन मिरर, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, ऐसी लेंस में भी हम कॉन्केव, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सभी टॉपिक को इसी लाइट वाले टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, अब हम समझते हैं कि प्रकाश है क्या। सो देखिए, लाइट क्या है। लाइट एक एक्सटर्नल फैक्टर है। कहने को हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी है। बट हम सिस्टमेटिक वे में सारी डेफिनेशंस को कवर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को। सो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक बाह्य कारक है जिसके द्वारा, बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सो कोई भी डेफिनेशन हो, हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। दूसरा, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करने वाली जो ब्रांच है, साइंस की जो ब्रांच है, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाश की कहते हैं। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, वो प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स कहलाती है। अगली डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जब आप 300 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ देखते हैं, उसमें जो हमें वेवलेंथ दिखती है वो कहलाती है विजिबल लाइट, यानी कि दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश ही हमारा वो लाइट है जिसे हम देख पाते हैं और इसी को हम कवर करने वाले हैं अपने इस पूरे लेक्चर सीरीज में। सो हमने यहाँ पे देखा कि लाइट क्या है। तो लाइट एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के अध्ययन की शाखा ऑप्टिक्स कहलाती है। और जो विजिबल लाइट आती है उसका जो वेवलेंथ है वो 300 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमें देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। सो देखो, सबसे पहले तो इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे कि ये अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है। सो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा, हम कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक ऊर्जा का रूप भी है। अब देखिए, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, ये हम साउंड वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। सो इसको आप आई बटन पे जाके या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो हमने साउंड में ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की हैं कि तरंग कितने प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें होती क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी जो प्रकाश है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे हिंदी में हम ऋजु रेखीय गमन भी कहते हैं। अब सीधी रेखा में गमन करता है, इसका क्या हमारे पास एविडेंस है? तो एक तो हमारे शरीर की परछाई बनना या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो बनती है, वो यही बताता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है मूवमेंट करता है, नहीं सीधी रेखा में गमन करता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु यहाँ पर या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी सीधी। तो जब लाइट यहाँ पे चली है, तो इसका जो शैडो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब अगर यही लाइट किसी भी प्रकार से यानी और मोशन कर रही होती, तो आप देखते हैं लाइट यो जाके यहाँ पे ये चेंज हो जाती, मुड़ जाती, तो यहाँ पर क्या शैडो बनती है? नहीं बनती। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसी वजह से किसी भी वस्तु या व्यक्ति की परछाई हम देख पाते हैं। दूसरा, जो घटनाएं होती हैं सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये भी यही बताते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ग्रहण होते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। तो ये भी यही हमें बताते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सो हमने ये एविडेंस देख लिए कि प्रकाश कैसे सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हुए आगे प्रोपोगेट करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये किसने बताया था? हमें ये बताया था मैक्सवेल ने। क्योंकि मैक्सवेल ने एक इफेक्ट यानी थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ लाइट, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। सो हम वहां से कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट, प्रकाश की अधिकतम चाल।
तो प्रकाश की अधिकतम चाल जो होती है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, वो वैक्यूम में होती है। और निर्वात में इसकी जो चाल है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस को तय कर लेती है। और ये बताया किसने था? ये बताया था ओली रोमर ने सन 1676 में, 1676 में ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है उसमें जो टाइम लगता है वो है 8 मिनट 16 सेकंड, यानी 8 मिनट 16 सेकंड में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। लेकिन किस मेथड के थ्रू पहुंचता है? तो याद रखना है आपको, बाय दी रेडिएशन मेथड, यानी कि विकिरण विधि के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। आई होप ये जितने भी गुण मैंने अभी आपको लाइट के बताए ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। दूसरा दोस्तों, लाइट एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये बताया था मैक्सवेल ने। लेकिन प्रकाश एक तरंग है, ये बताया था क्रिश्चियन ह्यूजेन ने। सो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश एक तरंग है, ये किसने बताया था? ये बताया था क्रिश्चियन ह्यूजेन ने। आई होप इस स्लाइड में सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। एक एक पॉइंट से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हम आगे जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी तो हम पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, वहां आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि हाँ, इन टॉपिक से या इन पॉइंट से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम दो प्रकार के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हिंदी में कहते हैं प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, विच हैव देयर ओन लाइट, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, यानी जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक सन, यानी कि जो सूर्य है, कैंडल जो मोमबत्ती है ना, बल्ब कोई भी, इसके अलावा स्टार्स यानी कि जो तारे हैं, और ट्यूबलाइट, ये सभी के सभी कैसे हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यानी अदीप्त वस्तुओं की, तो विच रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रदीप्त या दीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे चंद्रमा है, मून है, इसके अलावा कोई प्लेनेट है, ग्रह है, इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट हैं, या कोई टेबल है, कोई चेयर है, ये सब क्या है? ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। हम कह सकते हैं कोई इंसान भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बिकॉज जब हमारे ऊपर सन का या किसी बल्ब का लाइट पड़ता है तब जाके हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तब हम किसी को दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं वी आर ऑल्सो अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो ये डेफिनेशन है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट आना, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर हिटिंग अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो पहला, प्रकाश का लौटना, वो भी किससे टकराकर? परावर्तक सतह से टकराकर लौटना। दूसरा, प्रकाश का परावर्तन सदैव समान माध्यम में होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलवेज अकर्स इन द सेम मीडियम, यानी जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस लौटने की घटना को भी हम परावर्तन कहते हैं। दूसरा, परावर्तन ही वह फैक्टर है जिसके कारण वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सो ये तीनों पॉइंट मिलके क्या बता रहे हैं? रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अब हम इसको जोड़ के पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे? प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और हम सब जानते हैं गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का सबसे अच्छा जो परावर्तक है वो सिल्वर होता है, यानी चांदी होता है, जिसको हम आगे देखेंगे कि इसकी कोटिंग होती है किसी भी प्लेन मिरर पर। अब ये डायग्राम को हमें गौर से देखना है। तो देखिए, एक्स और वाई बता रहे हैं कोई प्लेन मिरर या कोई प्लेन सरफेस है। यहाँ से एक लाइट रेज आती है जिसको हम बोलते हैं आई आर। आई आर का मतलब यहाँ पर इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब है जो आ रही है कहीं से। फिर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है और सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्मल। नॉर्मल को हम बोलते हैं अभिलंब। उसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक आई एंगल बनता है, इस आई एंगल को हम बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। उसके बाद जितने एंगल पर लाइट नॉर्मल के साथ यानी कि अभिलंब के साथ एंगल बनाकर आया है, उतना ही एंगल बनाकर नॉर्मल से वापस जाता है आर आर। आर आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज आर। आर का मतलब है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, अभी हम किसमें देखेंगे? परावर्तन के नियम में। दूसरा, जो इंसिडेंट रे है वो सतह के साथ, यानी कि कोई सरफेस हो, कोई मिरर हो, उसके साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं जी। जी का मतलब है ग्लांसिंग एंगल या छूता हुआ या झुका हुआ कोण।
सो आपको इस डायग्राम में सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे कि नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, इसके अलावा रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल क्या होता है। ये सारी चीजें जब एक प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये सारी चीजें फॉर्म्ड होती हैं, बनती हैं। अब हम देखेंगे परावर्तन के नियम। सो देखिए, परावर्तन के बेसिकली दो नियम है। पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए क्या कहा है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर स्थित होते हैं, यानी कि आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर है अपना पहला नियम। तो पहला नियम इस डायग्राम के आधार पर ही कवर हो गया। दूसरा हमने देखा है आई और आर हमेशा कैसे होंगे, बराबर। सो सेकंड नियम भी ये कहता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी हम कह सकते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा सभी प्रकार के दर्पणों के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, चाहे वो कॉन्केव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, या फिर वो प्लेन मिरर हो, यानी चाहे समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सभी के लिए एंगल आई और एंगल आर का मान सदैव बराबर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर कॉन्केव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। जो मैंने अभी बात बोली कि परावर्तन के जो नियम है वो अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के लिए सत्य है। अब देखिए, अभी अपने डायग्राम देखा था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये ग्लांसिंग एंगल है, ये नॉर्मल है। इनके आधार पर एक फॉर्मूला बनता है। तो हमने कहा कि एंगल आई, देखिए एंगल आई प्लस एंगल जी बराबर 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि अभिलंब जो है, जो नॉर्मल है, वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए। हमने कहा है कि जो ये अपना हो गया नॉर्मल, तो जो नॉर्मल है ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं आई और जी, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री मान आएगा। तो भाई लिखा है कि एंगल आई प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए, तो हम यहाँ से ग्लांसिंग एंगल हमें निकालना होगा। तो ग्लांसिंग एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस आई, या इस साइड जाएगा तो 90 माइनस आई। तो जी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है, चाहे 90 माइनस आई कर दो, वो हम सब जानते हैं आई और आर बराबर होते हैं, तो 90 माइनस आर भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए कोई एक अपना फॉर्मूला है कि ग्लांसिंग एंगल दिया है 40 डिग्री। ठीक, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा 50 डिग्री। और एंगल आर अगर 50 डिग्री हो जाएगा तो एंगल आई भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर। तो पूछा था यदि आप परावर्तित किरण समतल दर्पण के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, क्या कह रहे हैं, परावर्तित, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये समतल दर्पण के साथ कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है? तो बताना है आपको आपतन कोण का मान। तो भाई ये परावर्तन कोण हो गया, क्योंकि ये 40 है तो ये 50 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। और अगर ये 50 है तो हमने कहा था एंगल आर और एंगल आई भी बराबर होते हैं, तो आर 50 है तो आई भी 50 होगा। और हमें यही बताना था कि आपतन कोण कितना है, आपतन कोण भी बनेगा 50 डिग्री। आई होप ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ वही डायग्राम है, ये हमारा सरफेस है, यानी कि प्लेन मिरर कह सकते हैं अपन इसको। ये क्या है, प्लेन मिरर, यानी कि ये समतल दर्पण है। ठीक, यहाँ ये ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, अब देखिए, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये सतह से टकरा कर मुड़े ना, तो ये कुछ इस टाइप से आगे निकल जाएगा। ठीक, तो ये कितना एंगल यहाँ से डेविएट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, विचलन कोण होगा। विचलन कोण मतलब वो कितनी विचलित हो गई, सीधा आना चाहिए था लेकिन यहां मुड़ी, तो ये कितना विचलन हुआ, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए आप अपने, हम इस पूरी सरफेस को देख लेते हैं। तो ये एक प्लेन सरफेस की तरह काम कर रहा है, और हम सब जानते हैं एक समतल का कोण जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपने लिए ये एक प्लेन हो गया, एक पूरा सतह। इस पर क्या क्या है, एंगल आई है, एंगल आर है, और ये पूरा डेल्टा है। ठीक है, जिसको विचलन कोण कहते हैं। तो इन तीनों का योग कितना होगा, इनका होगा 180 डिग्री। तो बस वही हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो हम सब जानते हैं, यहाँ देखा है आई और आर बराबर होते हैं, तो हम आर की जगह आई लिख सकते हैं। तो आई प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं आई आई 2 आई हो जाएगा, प्लस डेल्टा बराबर 180, और यहाँ से डेल्टा का मान, विचलन कोण का मान आ जाएगा 180 माइनस 2 आई। अब हम सब जानते हैं आई, अभी हमने पढ़ा था, आई कितना होता है, 90 माइनस जी। कितना होता है, आई बराबर होता है 90 माइनस जी। देखो यहाँ पे
हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आई का मान निकालना हो हमें, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस जी हो जाएगा कि नहीं। जैसे हम जी का मान निकालें 90 माइनस आई, उसी प्रकार से आई का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस जी। तो यहाँ हमने क्या किया, आई की जगह रखता है 90 माइनस जी। जब हमने 90 माइनस जी रखा है, तो अब देखिए, बिकॉज अब 180 माइनस इस 2 का इसमें मल्टीपल होगा, गुणा होगा, तो 90 इंटू 2 180, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2g। अब 180 से 180 जाएगा, तो डेल्टा बराबर कितना आ गया, 2g। यानी हम विचलन कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट 2g। तो यहाँ हमें ऐसे ही हम आई से निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम आर से निकाल सकते हैं। तो याद रखना है, विचलन कोण बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे 2g। यानी जो ग्लांसिंग एंगल होगा उसका दुगना कर देना है, तो हमें विचलन कोण मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। इनके न्यूमेरिकल हम आगे कवर करेंगे ही, ठीक है। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो प्रकार की सरफेस होती हैं, एक स्मूथ यानी कि चिकनी सतह, और एक होती है रफ यानी कि खुरदुरी सतह। चिकनी सतह के द्वारा जो परावर्तन होता है उसको बोलते हैं अपन स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, या नियमित परावर्तन, या रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि खुरदुरी सतह के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा, जो परावर्तन होगा, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड या अनियमित या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब दो किरणें यहाँ पर इंसिडेंट रे हैं, ये यानी कि ये आपतित किरण है जो आई हैं, फिर नॉर्मल इन्होंने फॉर्म किया, और उसके बाद जितने एंगल पर ये आती हैं उतने ही एंगल पर वापस रिटर्न हो जाती हैं। अब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा होगा, तो यहाँ पे इमेज बनती हुई दिखाई दे रही होगी, क्यों, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस क्या करती है, प्रतिबिंब का निर्माण करती है। जबकि खुरदुरी सतह में क्या हो रहा है, देखिए, यहाँ एक जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, और ये इंसिडेंट रे आई तो थी एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन जब ये परावर्तित होती हैं तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाती हैं, इसलिए इनके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो चिकनी सतह के द्वारा या नियमित परावर्तन ही इमेज का फॉर्मेशन करता है। अनियमित परावर्तन या खुरदुरी सतह में जो प्रतिबिंब है, जो इमेज फॉर्मेशन है, वो नहीं होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, द नो मीडियम चेंज इन रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमने कहा रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, तो मीडियम तो बदल ही नहीं रहा है। मान लीजिए यहाँ पर था एयर, यहाँ पर था वाटर। अब परावर्तन में क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का। तो जब भाई माध्यम चेंज हुआ नहीं है, तो उस वजह से क्या क्या चीजें यहाँ परिवर्तित हो जाती हैं, नियत हो जाती हैं, वो इस प्रकार है कि एक तो स्पीड यानी कि चाल प्रकाश की, वो भी कैसी हो जाती है, नियत हो जाती है। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। म्यू यानी कि अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। आगे हम देखेंगे इसको। सो ये परावर्तन जो सेम मीडियम में होता है, इसकी वजह से क्या क्या चीजें नियत हो जाती हैं, ये भी हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। सो देखिए, ये समतल दर्पण की सतह है, जो परावर्तक सतह, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस पर जो पॉलिश होती है वो होती है AgNO3 की, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को ही हम ल्यूनार कास्टिक के नाम से भी जानते हैं, नहीं कि उसको लूनार कास्टिक भी हम कहते हैं। अब देखिए, दो समांतर किरणें आ रही हैं, इंसिडेंट कर रही हैं, नॉर्मल बना रही हैं, और सेम एंगल बनाकर ये वापस चली जाती हैं उसी माध्यम में। अब हम सब जानते हैं कि दो पैरेलल रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। वैसे तो ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन सामान्यतः जो हम मानते हैं वो क्या है कि अनंत पर एक दूसरे को काट रही होंगी। तो हम सब जानते हैं कि पोल से लेके जहां दो किरणें आपस में मिलती हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए समतल दर्पण का फोकस कहाँ बनेगा, तो ये इन्फिनिटी पर बनेगा, अनंत पर। और ध्यान रखना, ध्रुव से यानी कि जो पोल है, वहां से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्योंकि फोकस भी इन्फिनिटी है, अनंत है, तो हम सब जानते हैं फोकल लेंथ भी क्या होगा, अनंत होगा। और फोकल लेंथ, फोकस अनंत है, तो उसी हिसाब से आप देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है, वो भी क्या हो जाएगी, अनंत। सो समतल दर्पण से यही चीजें पूछी जाएंगी कि समतल दर्पण का फोकस कहाँ बनता है, अनंत पर। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत यानी कि इन्फिनिटी। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, ये भी इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण का पावर यानी कि शक्ति बताइए। शक्ति को हम सामान्यतः पी से प्रदर्शित करते हैं, देखिएगा। यहाँ पे अपन को पी लिख लेना है, क्योंकि इसका सिंबल जो है वो पी। अब पहले शक्ति समझते हैं क्या। तो देखिए, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना और फैलाने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन किसी दर्पण की शक्ति बोलते हैं। सो देखिए, हमने कहा एक तो होती है पैरेलल रेज। अगर लाइट रेज देखेंगे तो वो तीन प्रकार की होती हैं। एक एक दूसरे के पैरेलल, फिर दूसरी होती हैं कन्वर्गिंग, जो कन्वर्ज करती हैं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इनको अभिसारी, कन्वर्जिंग।
अभिसारी। ये कैसी हैं? समांतर यानी कि पैरेलल। और एक होती हैं डाइवर्जिंग यानी कि जो फैलाती हैं प्रकाश किरणों को, इनको बोलते हैं अपन अपसारी। तो समतल दर्पण में आप देखोगे पैरेलल हैं एक दूसरे के, और जब पैरेलल हैं तो ना तो ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है ना ही फैला रहा है। जबकि शक्ति क्या होती है कि प्रकाश किरणों को इकट्ठा और फैलाने की जो क्षमता होती है, तो हम सब जानते हैं समांतर किरणों में तो वो क्षमता है ही नहीं। ये क्षमता तो अभिसारी अपसारी में है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा 0। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि समतल दर्पण का जो पावर है, क्षमता है, वो कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि ये तो ना ही कन्वर्ज है और ना ही डाइवर्ज, ना ही ये अभिसारी है और ना ही अपसारी। आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो समतल दर्पण के बारे में ये सारे पॉइंट तो याद रखना है। अब आगे और सुनिए। देखिए, अब समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, उनकी क्या-क्या फीचर, उनकी क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, एक तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, ये दोनों का आकार सेम होता है, यानी सेम साइज ऑफ इमेज होता है और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जितनी हाइट आपकी होगी उतनी ही मिरर में आपकी इमेज की हाइट होगी, प्रतिबिंब की हाइट होगी। दूसरा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, एंड दर्पण से वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये भी इक्वल होंगे। यानी आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होंगे, दर्पण के भीतर आपका जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो भी दर्पण से उतनी ही डिस्टेंस, उतनी ही दूरी पर खड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि आई और भी की जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होती है। दूसरा, ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज क्या होता है? जिसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, वो भी हम आगे समझेंगे। दूसरा, इमेज कैसी बनती है? हमेशा इरेक्ट, यानी हम अपनी मिरर में जो इमेज देख रहे हैं वो उल्टी तो है नहीं, इन्वर्ट तो है नहीं, वो इरेक्ट ही है। और जो सीधा होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। तो इन दोनों का बीच में एक कनेक्शन रहता है। अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल है, और इन्वर्ट है तो रियल है, यानी उल्टा है तो वास्तविक है, और सीधा है तो आभासी है। और अगला जो फीचर है वो है कि ये लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी पार्श्व उल्टा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपना यहाँ से राइट हैंड रेज कर रहे हैं, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है, यानी जो इमेज है, उसका लेफ्ट हैंड क्या होगा? राइज होगा। यही आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड इमेज। और लास्ट है कि मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है? तो एक तो होती है पावर, पावर होती है 0। मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता, वो कितना होता है? +1। अब ये +1 का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला देखते हैं, जो होता है HI/HO। एच आई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO यानी कि वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए, जब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई से डिवाइड करते हैं वस्तु की ऊंचाई को, तो जो भी मान आएगा, या तो वो पॉजिटिव आएगा, या वो नेगेटिव आएगा, या वो 1 से ज़्यादा आएगा, या वो 1 के बराबर आएगा, या वो 1 से कम आएगा। ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो अब देखिए, अगर पॉजिटिव आता है तो समझ जाना वो वस्तु कैसी है? इरेक्ट यानी कि अपराइट, यानी वो सीधी है। और जो सीधी होता है वो हमेशा वर्चुअल यानी कि आभासी होता है। अगर नेगेटिव आता है तो समझ जाना वो इन्वर्ट है, उल्टा है। उल्टा है तो उसका कनेक्शन होता है हमेशा वास्तविक इमेज से, यानी कि वो रियल होगा। अगर 1 आता है तो सेम साइज़ है, 1 से बड़ा है, मान लीजिए 2 है तो हम कह देंगे जो प्रतिबिंब, जो अपना वस्तु है उससे 2 गुना बड़ा है, 3 है तो उससे 3 गुना बड़ा है। और अगर मान लीजिए आता है 0.5, तो समझ जाना अगर प्रतिबिंब की हाइट 5 है तो उस इमेज में जो उसकी हाइट है वो कितनी है? 2.5 है। तो ऐसे ये सारी हमें मैग्निफिकेशन पावर के द्वारा पता चलता है कि इमेज उल्टा है, सीधा है, वास्तविक है, आभासी है, या वो वस्तु के आकार का है, वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है। तो इसको अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। चलिए फ्रेंड्स, आई होप तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, अब हमें उसी आधार पर कुछ चीजें समझनी है। तो देखिए, ये हमने एक मिरर लिया, ठीक। अब इस मिरर की खास बात है कि इसका एक सतह पॉलिश्ड होता है, ठीक, जो कि सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश होता है। तो हमने इस साइड पॉलिश किया हुआ है। तो इसको जहां पॉलिश होता है, पॉलिश के इस साइड जो होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी भी मिरर में, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मिरर की किस ओर, यानी किस तरफ पॉलिश होती है। तो ध्यान रखना, मिरर के राइट साइड पॉलिश होती है। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो राइट साइड क्या है? इसमें पॉलिश है। और जब राइट साइड पॉलिश है तो जो लेफ्ट है, लेफ्ट जो साइड है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है परावर्तक सतह। एग्जाम में पूछा गया है। तो परावर्तक सतह हमेशा लेफ्ट साइड होगी। प्लेन मिरर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और जब परावर्तक सतह है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के बाईं ओर होगा, या दाईं ओर, राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड? तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट साइड। सो देख, सॉरी, लेफ्ट साइड। तो कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे लिखा है मैंने ओ। ओ का मतलब क्या है? पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। तो वस्तु हमेशा परावर्तक सतह की ओर, यानी कि बाईं ओर स्थित होता है या खड़ा होता है। दूसरा, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है
राइट साइड यानी कि दाईं ओर, जहां पर क्या है, जहां पर हमने उसकी कोटिंग की है, यानी कि जो हमने उसको सिल्वर नाइट्रेट से क्या किया है, उसको पॉलिश किया हुआ है, उस साइड बनता है इमेज। सो इमेज के लिए हमने आई से सिंबलाइज्ड किया है। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है द पोजिशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। क्लियर है। अब अगला प्लेन मिरर है। तो जितने डिस्टेंस पर वस्तु खड़ा है, यानी कि वस्तु की डिस्टेंस x है, तो प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज है उसकी भी डिस्टेंस कितना है, x ही है। इसलिए हम कह सकते हैं u और v कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये कैपिटल U कैपिटल V क्या है, तो कैपिटल U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दर्पण से वस्तु की दूरी है, और V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। क्लियर है। अगला, अगर वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से जा रहा है या भी स्पीड से जा रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी स्पीड से ही दर्पण की ओर आ रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं जो स्मॉल भी है यहाँ पर, वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज बता रहा है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब की चाल बता रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसकी चाल से क्या बनेगा, कि प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष, यानी जो इमेज है इसकी चाल है जो वो दर्पण के सापेक्ष यानी कि मिरर के सापेक्ष क्या होगी, तो मिरर के सापेक्ष तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भी होगी। बट अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब की चाल वस्तु के सापेक्ष, यानी स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के सापेक्ष कितनी होगी, तो देखिए प्रतिबिंब भी v वेग से आ रहा होगा, तो वस्तु भी v वेग से आ रहा होगा, और हम मैथ में जानते हैं कि जब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष अपोजिट हों, यानी सेम डायरेक्शन में अपोजिट साइड से आ रहे हों, तो स्पीड उसका क्या हो जाता है, तो स्पीड हो जाएगा 2v। यानी अगर ये v से आ रहा है तो ये v से आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2v। यानी मैं कहना चाहूंगा अगर 10 की स्पीड से इमेज आ रही होगी तो 10 की स्पीड से ही ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये 20। ये एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो आई होप ये स्लाइड में भी जो बातें अपन ने लिखी हैं वो सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण से कोई व्यक्ति है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक, एंड ही मूव्स 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, और वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, अब यहाँ पे अंडरलाइन करना है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या बताना है, तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अब देखिए पहले हम जो क्वेश्चन में लिखा है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी दर्पण से, तो ये अपना मिरर हो गया, ठीक, तो मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक किसको, व्यक्ति को खड़ा कर दिया। फिर अगली लाइन है कि वो 10 सेंटीमीटर, अब देखिए पहले ही ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर पर अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो इमेज भी कितनी दूरी पर रहेगी, 25 सेंटीमीटर पर, जो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप कह रहा है कि भाई दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, तो दर्पण की ओर अपन ने इसको मूव करा दिया 10 सेंटीमीटर, तो अब ये मान लीजिए यहां से यहां आ गया। अब कह रहा है तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये है, प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति कितनी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वस्तु की अंतिम स्थिति, तो वस्तु की अंतिम स्थिति यानी इनिशियल तो था वो कितनी 25 पर, आगे कितना बढ़ गया 10, तो अब उसकी फाइनल पोजीशन या फाइनल डिस्टेंस कितनी बची है, तो हम बताएंगे 25 में से 10 आगे बढ़ गया, कितना बचा है 15। तो उनके बीच की दूरी क्या है, अब पूछ रहा है कि वो प्रतिबिंब के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40। क्लियर है। एक बार और बता देता हूं मैं, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मैंने समतल दर्पण से वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर यहां खड़ा कर दिया। फिर कहा उसने कि ये दर्पण क्यों 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, तो मैंने 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। साथ में बात याद रखनी है कि जब ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर था तो इसका इमेज भी इनिशियल रूप में कितने सेंटीमीटर था, 25 सेंटीमीटर पे। अब वो कह रहा है कि जो इमेज है उसकी प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति इसकी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और जो वस्तु है वस्तु की अंतिम स्थिति, तो वस्तु की अंतिम स्थिति ये बची है, यानी 25 था, कितना आगे बढ़ गया 10, तो कितना बचा है 15। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 25, ये है 15। पूछ रहे हैं प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है भाई, तो 25 और 15 यानी ये टोटल दूरी ही होगी ना, तो ये कितना आ जाएगा 40। यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है इस डायग्राम के रूप में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो इसी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। हम पीवाईक्यू में इनको डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हमें समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है,
उसके लिए हमें दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई की आधी लेनी होगी। टू गेट अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति 70 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर का है, तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, 60 सेंटीमीटर का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें 30 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, मिरर चाहिए। ये पॉइंट आप ऐसे ही याद रखेंगे। और अगला पॉइंट आता है समतल दर्पण के उपयोग। तो एक तो श्रृंगार यानी कि ड्रेसिंग इमेज के रूप में इसका यूज होता है। दूसरा पेरिस्कोप, जो पारदर्शी आपको दिख रहा होगा, जिसमें दो मिरर लगाए जाते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर लगाए जाते हैं। यहाँ से हम देखते हैं वो बाहरी चीजें हमें दिखाई देती हैं, लाइक बाहर ऑब्जेक्ट है कोई, या कोई जहाज है किसी का, या कोई पेड़ है, कोई भी वस्तु देखने के लिए। और एक तो है कैलिडोस्कोप, यानी कि जो बहुरूपदर्शी होता है वो, इन सब में इसका यूज होता है। सो ये समतल दर्पण के हमने एग्जाम्पल देख लिए, कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए। अब आगे समझिए। हमने अभी बताया था कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो अनुप्रस्थ क्या होती है, जो श्रृंग और गर्त बनाती हैं, जो क्रस्ट यानी कि श्रृंग और ट्रफ यानी कि गर्त बनाती हैं। और ध्यान रखना, दो लगातार श्रृंगों के बीच की और दो लगातार गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसी को अपन वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो क्रस्ट होते हैं और ट्रफ होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी कि उसको बोलते हैं अपन तरंग दैर्ध्य। और इसको हम सिंबलाइज्ड करते हैं किससे, लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य की एक परिभाषा ये भी होगी, एक कंपन की जो लंबाई होती है, तो देखिए एक कंपन की लंबाई यहां तक हो रही है, एक कंपन ये हुआ, तो इसकी जो लंबाई है दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की अपन को दोनों परिभाषाएं याद रखनी है। पहला, हम कह सकते हैं कि दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को भी हम वेवलेंथ कहते हैं, या एक कंपन की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ वन वाइब्रेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेवलेंथ। दूसरा, अब एक कंपन की लंबाई तो है वेवलेंथ, तो एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं उनकी जो संख्या होती है उसको हम आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में, जैसे अपन कभी बोलते हैं 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकंड में 50 बार वाइब्रेट हुई है वो चीज। अब वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, 50 हर्ट्ज हम सब जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रति सेकंड जो कंपनों की संख्या है उसको हम आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। और इसका सिंबल है यहाँ पर हमने लिख दिया है एन या एफ या म्यू, ठीक, अभी के लिए। दूसरा, एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी वो तरंग की चाल कहलाती है। तो देखो, एक सेकंड, अभी क्या कहा है, एक कंपन की लंबाई, और प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, तो हम बोल सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो देखिए क्या करें, एक सेकंड में तरंग के द्वारा चली गई दूरी, तो तरंग के द्वारा चली गई दूरी तो वेवलेंथ है, और एक सेकंड में उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। इसको अपन बोलते हैं तरंग की चाल, यानी हम बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट, यानी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल होती है तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, यानी कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझना है लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा यानी कि एनर्जी बराबर होता है एच एफ। एच है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू है। और एफ है यहाँ पर आवृत्ति। अब देखिए, हमने अभी देखा कि प्रकाश की चाल होती है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, v बराबर एफ लेमडा। तो यहाँ से अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, v अपॉन लेमडा। और v क्या है यहाँ पर, तरंग का वेव, वेव ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे लेमडा क्या है, वो है वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। अब हम इधर टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, लाइट प्रकाश। और प्रकाश जो वेव है, प्रकाश एक तरंग है, तो प्रकाश तरंग का जो वेग है उसको हम c से प्रदर्शित करेंगे। और ये c बताता है निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था। तो c, यहाँ पर हम भी नहीं लिखेंगे, c लिखेंगे। क्यों? तरंग के वेग को हम v से लिखेंगे, लेकिन प्रकाश के वेग को हम, प्रकाश की चाल को हम c से सिंबलाइज्ड करेंगे। क्लियर है? तो अब हम अगेन इस फॉर्मूले पर आते हैं, E बराबर एच एफ। तो हमने कहा E बराबर एच एफ, तो यहाँ पर f की जगह हमने c लैम्डा रख दिया। वैसे रखना था v लैम्डा, c लैम्डा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि तरंग की जगह प्रकाश तरंग है। तो ये बता रहा है c कि वो प्रकाश की तरंग का वेग है, प्रकाश की तरंग की चाल को बता रहा है। तो हमने रखा सी लैम्डा। क्यों? अब यहाँ पे देखिए एच एंड सी, यानी कि प्लांक कांस्टेंट एंड जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि एक नियतांक है, नियत वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये कांस्टेंट हो गया, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, F के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती हो गई। तो हमने लिख दिया E प्रोपोर्शन टू F। दूसरा, यहाँ पर H कांस्टेंट है और C कांस्टेंट है, तो E के व्युत्क्रमानुपाती इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा।
तो देखो, प्रकाश ऊर्जा समानुपाती होती है आवृत्ति के और व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग दैर्घ्य के। समानुपाती का मतलब है जितने अनुपात में आवृत्ति बढ़ेगी उतने ही अनुपात में लाइट एनर्जी बढ़ेगी, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। अगर तरंग दैर्घ्य घटती है तो प्रकाश ऊर्जा बढ़ेगी, और तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो प्रकाश ऊर्जा घटेगी। समझिए दोस्तों इसको। मैंने यहाँ पे कहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है तो प्रकाश ऊर्जा घटेगी, और अगर, नेक्स्ट कलर से देखते हैं इसको, और यदि वेवलेंथ घटती है तो प्रकाश ऊर्जा बढ़ेगी। ये होता है इन्वर्सली रिलेशन दोनों के बीच में। क्लियर है? अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं इसी बेसिस पर। तो देखिए, जैसे हमने कहा था आपको, जब साउंड वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां आता है कि जो वेव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो 7 होती हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, है ना, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रे और गामा रे। इनको हमने वेवलेंथ के क्रम में लगाया हुआ है। जैसे रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और हमने अभी बताया जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसकी एनर्जी, क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। हम बोल सकते हैं उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, न्यूनतम। ध्यान से देखिए। और जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, मिनिमम है, उसकी एनर्जी यानी उसका ई क्या हो जाएगा, उसका ई हो जाएगा मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं अधिकतम। इन सभी वेव में, इन सभी तरंगों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, रेडियो वेव की या गामा वेव की, तो हम कहेंगे गामा वेव की। लेकिन सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो वो है रेडियो वेव की, यानी कि रेडियो तरंगों की। और देखिए, ई और ये रिलेशन हमने देखा था कि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तरंग दैर्घ्य के, तो देखिए अगर ये अधिक है तो ये न्यूनतम है। लेकिन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो अगर ई न्यूनतम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम ही होगी। और इसकी अगर ऊर्जा मैक्सिमम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर? अब हमारे लिए भी काम का क्या है, विजिबल लाइट। अब दृश्य प्रकाश का भी वेवलेंथ के क्रम पर हम इनको अगर व्यवस्थित करते हैं तो क्या आता है, विवग्योर, आपने जो इसका ट्रिक पढ़ा होगा उसके आधार पर। तो देखिए, यहाँ पे है रेड, उसके बाद है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि इस क्रम में हम आगे बढ़े तो जैसे आप यहाँ जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, ऐसे ही हम क्या करें, वेवलेंथ क्या होगा, धीरे धीरे उस साइड जाने पर घटेगा, बट एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। सेम वही पॉइंट यहाँ पर होगा कि अगर हम इस टाइप से आगे जा रहे होंगे तो क्या कम हो रहा होगा, वेवलेंथ घट रहा होगा। वेवलेंथ घट रहा होगा तो एनर्जी बढ़ रही होगी, और एनर्जी बढ़ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही होगी। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का, तो मिनिमम किसका हो जाएगा, वॉयलेट का, बैंगनी का। अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी बहुत कम है, यानी कि न्यूनतम होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी वॉयलेट कलर की। और अगर एनर्जी इसकी न्यूनतम है तो फ्रीक्वेंसी भी न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अधिकतम होगी। सो देखिए, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बट मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ बट मिनिमम एनर्जी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यों मैंने आपको इतना बताया, इस क्वेश्चन के लिए कि किस रंग की ऊर्जा सर्वाधिक है। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। विच कलर हैव मैक्सिमम एनर्जी, येलो, ऑरेंज, ब्लू और रेड। अब देखिए, हमने अभी आपको समझाया, उसी क्रम से अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो समझिएगा जरा। हम विवग्योर के हिसाब से जानते हैं, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर है, ये हमारे कलर है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है रेड का, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वॉयलेट का। और हमने कहा था जिसका वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अब अपने पहले जो कलर दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। अपन कलर चूज कर ले रहे हैं, एक तो ऑरेंज कलर है, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू कलर है, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर रेड कलर है, और एक कलर यहाँ पे दिया हुआ है आपका येलो। अब देखिए, इन चारों कलर में आप बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, ब्लू की है। सामान्यतः इस क्वेश्चन का अगर हम सही से कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो कोई भी बच्चा होगा वो इसका रेड लगा देगा, लेकिन रेड लगाते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिकॉज हम सब जानते हैं कि वेवलेंथ होती है ज्यादा रेड की, ना कि एनर्जी। एनर्जी तो सबसे कम है, और जिसकी एनर्जी कम है यानी कि जिसकी ऊर्जा कम है तो वो तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। तो अब इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, ब्लू की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस करेक्ट आंसर हमारा ब्लू। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतना ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ा जो यहां से अभी हमने देखा था। क्लियर है?
तो ये सारी बातें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, तो देखिएगा। अब एनी ऑब्जेक्ट इज अपीयर्ड ऑफ सेम कलर विच इज रिफ्लेक्टेड बाय इट, यानी कोई भी वस्तु ठीक हमें उसी रंग की दिखाई देती है जिसे वह परावर्तित करती है। यानी आपकी मान लीजिए कोई चीज आपको ब्लू कलर की दिख रही है तो समझ जाना वो ब्लू कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई चीज आपको रेड कलर की दिख रही है तो समझ जाना वो रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब है जो वस्तु जिस कलर की होती है वह उसी को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे अंतर हो जाएगा ब्लैक कलर और व्हाइट कलर में। तो देखिए, ब्लैक कलर कोई हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर। जो 7 का रंग होते हैं, विबग्योर और जो भी हमने देखे, जब कोई वस्तु उन सातों के सातों रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है तो कोई भी कलर हमारी आंखों पर नहीं आ रहा है। और जब कोई कलर हमारी आंखों पर नहीं आता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, हम उसको ब्लैक मान लेते हैं। तो कोई वस्तु काली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्लियर है? इसका रिवर्स हो जाएगा व्हाइट कलर के लिए, कि व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर। अब देखिए, मान लीजिए हमारी आंखों पर रेड कलर आ रहा होगा तो हम रेड कलर को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो रेड कलर है। लेकिन मान लीजिए ठीक उसी पर्टिकुलर सेकंड पर 7 के 7 कलर आपकी आंखों पर आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज होगा कि राइट कलर कौन सा है। तो ऐसे स्थिति में हम जिस कलर को कंसीडर कर लेते हैं वो व्हाइट कलर होता है। यानी कि कोई भी वस्तु सफेद इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वह सभी रंगों को क्या कर ले रही है, वो सभी रंगों को एक साथ परावर्तित कर रही है और हमारी आंखें कंफ्यूज हो जाती हैं कि सही कलर कौन सा है। सो हम कंसीडर कर लेते हैं उसको व्हाइट कलर। जैसे एक कमरे में व्हाइट लाइट और रेड लाइट को जलाया हुआ है और एक कमरे में हमने सिर्फ ब्लू लाइट को जलाया हुआ है, जबकि रोज हमारा जो है वो रेड कलर का ही है। तो देखिए, जहां हमने उसको व्हाइट लाइट का मतलब है उसमें 7 कलर्स निकल रहे होंगे, और जहां हमने रेड लाइट को जलाया वहां पे हमारा जो गुलाब है वो रेड कलर का ही हमें शो हो रहा होगा। लेकिन जहां हमने ब्लू लाइट में उसको रखा हुआ है वहां हमें वो जो गुलाब है वो किस कलर को शो कर रहा है, ब्लैक। क्यों? तो देखिए, रेड रोज विल अपीयर ब्लैक इन ग्रीन लाइट। जो लाल गुलाब होता है वो हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? बिकॉज रेड कलर का गुलाब है तो वो हमें रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है। बट यहाँ पर केवल उसके पास ब्लू लाइट आ रही है और ब्लू को तो वो एब्जॉर्ब करेगा, वो तो जिस कलर का उसी को रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो गुलाब रेड कलर का है तो उसको रेड कलर को रिफ्लेक्ट करना है, लेकिन रेड कलर उसके पास आ ही नहीं रहा है। उसके पास जो लाइट आ रही है वो कौन सी है, ब्लू। इसलिए हमें वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। बट यहाँ पर रेड या व्हाइट, व्हाइट में सारे कलर आते हैं। मान लीजिए व्हाइट लाइट आ रही है तो वो विव की ओर में से सारे कलर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, सिवाय रेड। रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए हमें कोई चीज रेड कलर की। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पेड़ों का जो रंग हमें हरा दिखाई देता है उसका कारण क्या है। पहला, क्योंकि वो हरे रंग को अवशोषित कर लेता है, इट एब्जॉर्ब ग्रीन कलर, या इट रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर, या वो हरे रंग को परावर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो हरे रंग को परावर्तित करते हैं और जो जिस कलर का होता है वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए आप। क्लियर है? सो ये सारे पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझिए, एक रिलेशन है मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ये दिया था आइंस्टीन महोदय ने 1905 में, जिस समय हमारे यहाँ बंगाल विभाजन हो रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था। ये रिलेशन क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पर एम क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, और सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल। अभी के लिए हमें केवल इसमें इतना जानना है क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा गया एग्जाम में कि यदि सूर्य हमें प्रति सेकंड 4 इंटू 10 to the power 26 जूल ऊर्जा दे रहा है, यानी एक सेकंड में सूर्य हमें 4 इंटू 10 to the power 26 जूल एनर्जी दे रहा है। इफ द सन इज गिविंग अस 4 इंटू 10 to the power 26 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड, देन टेल द डिक्रीज इन द मास ऑफ द सन पर सेकंड। तो बताइए उसके प्रति सेकंड सूर्य के द्रव्यमान में कितनी कमी हो रही है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। सो देखिए, ई एनर्जी, एनर्जी कितना दिया हुआ सवाल में, 4 इंटू 10 to the power 26 हमने लिख लिया है। एम हमें निकालना है, इंटू सी, सी हम जानते हैं स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 इंटू 10 to the power 8 और इसका स्क्वायर है। सो देखिए, अब एम हमारा इस साइड रहेगा 4, ये कहाँ जाएगा, नीचे बटे में। जबकि इसका स्क्वायर है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 10 to the power 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power 16 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 10 to the power 26 तो पहले से ही मौजूद था। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा 10 to the power 16 को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 26 में से 16 माइनस होगा, क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं या घटती हैं। तो हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा, 10 to the power 10। इधर 4/9 हमने सेपरेट ले लिया। अब यहाँ से हमने एक जीरो ले लिया तो 10 थे, 9 बचे, यहाँ पर 40 हो गया। अब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो 4.44 इंटू 10 to the power 9 किलोग्राम पर सेकंड मास की कमी कर रहा होगा सूर्य। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो देखिए, ये था हमारा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इन सभी पॉइंट से रेलवे और एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने इन पॉइंट को भी अगर स्किप किया तो एग्जाम हॉल में आपको ये सवाल स्किप करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप अपनी पेन रेडी रखो और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ उनको बिल्कुल कैच करते चलिए साथ-साथ में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं, उनको हमें देखना है कि कितने प्रतिबिंब बनते हैं, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। सो उसका फॉर्मूला क्या है? एन बराबर 360 अपॉन थीटा। देखिए, मान लीजिए दो मिरर को हमने किसी एंगल पर लगाया, वो थीटा एंगल है, और यहाँ कोई इमेज रखा, तो वो कितना इमेजेस बनाएगा, यही आता है इमेज फॉर्मेशन में। तो इसके लिए एन की वैल्यू, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 360 अपॉन थीटा लिया, थीटा वो है जो उन दोनों दर्पणों के बीच में हमने कितना एंगल रखा है। उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, या तो इवन आएगी, सम आएगी, या ऑड विषम आएगी, या वो किसी फ्रैक्शन यानी दशमलव में आएगी। तो मान लीजिए सम आती है, तो सम वैल्यू आती है तो हम उसमें से एन माइनस वन कर देंगे। क्लियर है? एन मान लीजिए 6 आया तो हम उसमें से एक घटा देंगे, यानी कि 5 इमेजेस बनेगी। अगर ऑड, ऑड में भी दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल यानी सममित, और असिमेट्रिकल यानी कि असममित। यानी कि पर्टिकुलर डिस्टेंस दोनों दर्पणों के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रख दिया दर्पण ए के बिल्कुल पास में और बी से बहुत दूरी पर, तो उसको अपन बोल रहे हैं असममित। लेकिन ए और बी दोनों के बिल्कुल मिड में रखा हुआ है तो अपन उसको बोल देंगे सममित। तो अगर ऑड संख्या आती है, विषम संख्या आती है, और वो सिमेट्रिकल इमेज फॉर्मेशन में लिखा होगा एग्जाम क्वेश्चन में कि सममित है कि असममित, वो आपको नहीं ढूंढना है। तो अगर सम्मित लिखा होगा तो जितना भी हमारा आंसर आएगा उसमें से हम माइनस वन कर देंगे, और असम्मित लिखा होगा तो जितना हमारा एन का वैल्यू आएगा 360 को हम थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हम उसको ही उसका राइट आंसर मान लेंगे। और फ्रैक्शन में आता मान लीजिए 13.72 है हुई, तो अपन इमेजेस कितनी काउंट करेंगे, 13। अब 72 को थोड़ी ना काउंट करेंगे। तो फ्रैक्शन में आता है तो अपन पॉइंट से पहले की वैल्यू को मान लेते हैं, और इन दोनों के मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपके लिए दो सवाल हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कि पहला है, इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर इज 40 डिग्री देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय देम। यदि दो दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, ये भी आपको बताना है। एंड इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 60 डिग्री देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय देम। यानी दो दर्पण के बीच का कोण अगर 60 डिग्री है तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ये था लाइट का पहला पार्ट, पहला लेक्चर, जो कि रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ही पड़ेगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट सब बात की बातें हैं। दूसरा, अगर आपको वीडियो हेल्प लगी हो तो लाइक करें, अपने रेलवे एसएससी वाले दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अगला जो लेक्चर हम लेके आ रहे हैं जिसमें हम अब रिफ्रैक्शन के बारे में, है ना, लेंस के बारे में, मिरर कॉन्केव कॉन्वेक्स, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक याद रखो, क्वेश्चन छोटा होता है बट कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, और कॉन्सेप्ट ही किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की रूट है, जड़ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।